नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद में तैनात एक कांस्टेबल गंगा बैराज पर हवन सामग्री का सामान विसर्जन करने जा रहा था कि रास्ते में उसकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई और उसके साथ उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सिपाही की घायल पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद में तैनात सिपाही प्रदीप कुमार का है। प्रदीप कुमार ने अपने घर पर हवन कराया था। सिपाही घर में हुए हवन की सामग्री को लेकर गंगा बैराज विसर्जन करने जा रहा था कि रास्ते में उसकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें मौके पर ही सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सिपाही की मौत से जहां एक और पुलिस विभाग में गम की लहर दौड़ पड़ी, वहीं जनपद बिजनौर के आला अधिकारी घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने बताया, हमने एक जाबाज सिपाही खोया है। फिलहाल सिपाही का पोस्टमार्टम कराकर उनकी बॉडी को उनके जनपद शामली गाँव मोहम्मदपुर भेजा जा रहा है। बिजनौर में दुखद घटना हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में बैराज के पास एक हमारे जनपद के ही थाना नजीबाबाद में पोस्टेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार का गाड़ी से रात्रि में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम करवा के शव उनके परिजनों को सुपुर्द करते हुए रवाना कर दिया गया है। खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बिजनौर से लाइव हमारे संवाददाता ताबिज मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये मामला कल का है, जहां पर एक सिपाही घर में पूजा करके जो सामग्री थी वो अस्थियां उनकी गंगा जी में बहाने जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा बड़ा हादसा बिजनौर को देखने को मिला है कि एक अनियंत्रित कार होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें मौत हो चुकी है और उसकी बीवी गंभीर रूप से घायल है। जी ताबिज क्या कुछ बताया, क्या कुछ जानकारी है कि सिपाही कहां पर किस काम से जा रहे थे? क्योंकि सुनने में आया है कि विसर्जन हवन उन्होंने अपने घर में कराया था, जिसकी विसर्जन के लिए वे बिजनौर के लिए शायद रवाना हुए थे। देखिए अक्षत, मैं आपको बताया चलूं, कल सिपाही के यहाँ एक पूजन थी। पूजन को लेकर उसकी सामग्री गंगा जी में बहाने ले जा रहे थे सिपाही, और रास्ते में एक अनियंत्रित कार होकर उनकी गाड़ी पलट गई, जिससे सिपाही की मौके पर मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन में एक शौक की लहर पैदा हुई है और कल सिपाही का अंतिम संस्कार उसके गांव में हुआ है। जी तब क्या कोई और भी सिपाही के साथ परिजन मौजूद था? देखिए उनकी पत्नी उनके साथ थी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ताबिज, यदि बात की जाए कोरोना अपडेट की, तो जिले से क्या कुछ अपडेट है? साथ ही उत्तर प्रदेश से क्या कुछ कोरोना के मामलों की जानकारी आपके पास है ताबिज? देखिए जनपद बिजनौर में अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना वायरस को लेकर जनपद बिजनौर के अंदर अब तक 40 मरीज आ चुके हैं, जिसमें 23 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जिसको आज एक बिजनौर में कोरोना मरीज मिला है, जिससे प्रशासन में हड़कंप सा मचा हुआ है। जी हर्षद। तभी जिस प्रकार से बढ़ते मामले कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां वहां पर मुस्तैद हैं? देखिए प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन रात दिन अपनी एक कर रहा है और दिन ब दिन इस कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। जिसमें हम बात करें, संजीव त्यागी ने एक फाइट कोरोना पेज बना रखा है, जिससे वो फेसबुक से आम जनता को जागरूक कर रहा है। एक बड़ा अफसर दिन रात एक करके फाइट कोरोना पेज पे मतलब जनता को जागरूक कर रहा है और जनता के साथ साथ लॉकडाउन का भी पालन कराने की बार बार जागरूकता कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताबिज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त जो कोरोना अपडेट, ताजा अपडेट जो है ताबिज ने हमें मुहैया कराई है बिजनौर से। साथ ही यदि मैं कुछ अपडेट आपको यहां से देना चाहूं तो महाराष्ट्र इस वक्त पहले नंबर पर है। 22,000 के पार महाराष्ट्र में मरीज है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर एंड चीफ इफ्तिकार त्यागी जी। सर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल अर्शद, देखिए जैसे आपने बताया कि कोरोना का यह कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और आप समझिए कि सरकार के सारे प्रयासों के बाद भी हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उधर आप देख ही रहे हैं कि देश में एक तरह से ऐसी व्यवस्था बन पा रही है, उधर मजदूरों को लाने का चल रहा है, उधर सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए कुछ दिन पहले कि उनकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब ये हालात और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं केसेस। पिछले अगर 4 दिन को हम लोग एक तरह से देखें तो केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से बढ़े हैं
जैसे आपने बताया महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, लेकिन उसके बाद आप गुजरात को भी नहीं भूल सकते। गुजरात में भी बहुत हालात बदतर होते जा रहे हैं, और अहमदाबाद की अगर आप बात करें तो वहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, एक तरह का अघोषित कर्फ्यू की स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी जो है कि कोरोना काबू में आने वाला इतनी आसानी से है नहीं, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा काम अभी बाकी है। इसलिए सरकारों को और ज्यादा मुस्तैद होकर और आम आदमी को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि अब तक जो हमने मेहनत की है तो उस पर पानी फिर जाए। उसके लिए हमें जो भी जी बहुत ही उम्दा जानकारी आपकी तरफ से। मेरा सवाल ये भी है कि जो संख्या 1000 के करीब प्रतिदिन बढ़ रही थी, 24 घंटों के अंदर जो मामले 1000 के करीब आ रहे थे, वो अब 4 गुना बढ़कर 4000 के करीब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4000 के पार देश में कोरोना मरीजों की संख्या आई है। तो क्या कुछ आशंकाएं इसको देखकर लग रही हैं, क्योंकि अमेरिका के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं? बिल्कुल अर्शद, देखिए पहले जैसे सतर्क किया गया था कि ये इतनी आसानी से होने वाली चीजें कंट्रोल नहीं है, और उसके बाद कुछ निर्णय आप समझिए पिछले कुछ दिनों में ऐसे हुए हैं जिनसे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप समझिए चाहे वो कुछ विवादित निर्णय, आप समझिए शराब को इस तरह से ठेकों पे जो भीड़ लगी है, इस तरह की भीड़ लगी है वो, अच्छा फिर मजदूरों का भी आना जाना अब शुरू हो गया है। तो कई सारी चीजें हैं, मतलब इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, इसके पीछे कई सारी वजह हैं। टेस्टिंग भी हमारी बढ़ी है, इसको भी आप नहीं नकार सकते हैं। हमारी जो पहले टेस्टिंग उसकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। टेस्ट रिपोर्ट भी जल्दी आ रहे हैं, तो इसलिए मरीज भी जल्दी जल्दी चिन्हित हो रहे हैं। लेकिन अब हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। उधर सरकार ने कई सारी ढील जो दी हैं, आप समझिए ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में, तो आप समझिए कि ग्रीन जोन में भी अब केसेस आने शुरू हो गए हैं। अभी उत्तराखंड की हम बात करें तो उधम सिंह नगर में भी ग्रीन जोन में केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन जोन आप हो गए तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। सबको प्रिकॉशंस लेने हैं, सबको वो सारे कदम उठाने हैं जिनसे कोरोना को बढ़ने ना दिया जाए। नहीं तो ये महामारी है, और महामारी कभी रुकती नहीं है, वो बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हम पहले ले रहे थे वो अभी भी कंटिन्यू लेने हैं, जिससे कि इस मर्ज पर हम लोग काबू पा सकें। साथ ही देश भर के तमाम राज्यों में मूवमेंट शुरू हो चुकी है और काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है। ट्रेनों के बारे में क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कब से टिकट बुक होने वाली है और किस प्रकार से ट्रेनों से लोगों को इधर उधर मूवमेंट कराई जाएगी? बिल्कुल, देखिए आप समझिए कि अगर हम लोग, ये भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ लोगों का देश है, तो आप इसको लॉकडाउन करके या इतने दिनों तक इसको नहीं रोक सकते। आपको अगर अर्थव्यवस्था को जिंदा रखना है, आपको लोगों की लाइफलाइन चलानी है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट, कहीं ना कहीं आना जाना भी शुरू करना पड़ेगा। उद्योग धंधे जो हैं उनकी कमर पहले ही टूट चुकी थी, अब और ज्यादा वो जब बंद हो गए तो उद्योग धंधे जो हैं वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों को एक तरीके से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके चलाना पड़ेगा, और उसके प्रति सरकार कोशिशें कर रही है। और उसी में आप समझिए कि परिवहन व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि ग्रीन जोन में जो लोकल परिवहन है, स्थानीय बस सेवाएं हैं, उनको भी चालू किया जा रहा है। और जहां तक ट्रेन की बात है, कुछ ट्रेनें अभी चुनिंदा ट्रेनें शुरू की जा रही हैं जो दिल्ली से चलेंगी, और वो 12 मई से शुरू की जा रही हैं। 12 मई, याद रहे कि 12 मई से कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलेंगी। ऐसा नहीं कि आप लोग सब स्टेशन पहुंच जाएं, और ऐसा नहीं है। कुछ ट्रेनें हैं, ऐसी कोचेज वाली ट्रेनें हैं, वो चलेंगी पहले शुरुआती स्तर पर। और ये आप समझिए कि दिल्ली से स्पेशल कुछ शहर हैं उनके लिए चलाई जा रही हैं। बाकी श्रमिक ट्रेनें आप चल ही रही हैं। जी, एक जरूरी सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं आम और खास वाला नजरिया सरकार का यहाँ पर देखने को मिला है। सरकार एक और तो विदेशों में फंसे अपने देश के जो वीवीआईपी लोग हैं उनको निकाल रही है और बाकायदा उनको पूरी सुविधा के साथ घर तक पहुंचा रही है, क्वारंटाइन कर रही है। वहीं दूसरी ओर देश में कई जगह से बड़ी दुर्लभ तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि प्रवासी मजदूर हैं, वो पैदल सफर कर रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई सहायता उन तक नहीं पहुंच रही है। तो क्या ये दोहरा रवैया यहाँ पर सरकार का नजर नहीं आता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए सरकार के रवैये पर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत ये भी है ना सरकार के पास कि सरकार के पास भी सीमित संसाधन है। सरकार कई मोर्चों पर लड़ रही है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कोई भी रवैया इस तरह का हो। मजदूरों के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। जैसे हमारी सरकार एक कोटा तो बसें भेज देती हैं, अगर कोटा में वहाँ अच्छे मतलब स्टूडेंट्स को लेने के लिए बसें, अब से पहले आपको याद होगा कि इतनी सारी बसें भेज दी गई थी, लेकिन मजदूरों को भेजने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। हालांकि बहुत लेट कर दिया, उसके बाद भी अब श्रमिक ट्रेनें चली हैं
और जैसे कई सारी घटनाएं हुई हैं, आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले एक घटना हुई थी कि ट्रैक पे हमारे कुछ मजदूर भाई भी मारे गए थे। तो ये सब चीजें हैं, इस तरह की चीजें बिल्कुल एक तरह से अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। लेकिन अब इसके लिए सरकार के पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से जो परिवहन व्यवस्था है और जो मजदूर हैं वो एक लिमिटेड उसमें आप परमिशन दे दें। ऐसा ना हो कि ये मजदूर, अभी हमने परसों रिपोर्ट किया था हमारे रिपोर्टर ने कि यहाँ देहरादून राजधानी से लोग बिहार के लिए साइकिलों पर जाने को तैयार थे और साइकिलों पर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है, बिहार जाना, देहरादून से साइकिल पर मजदूर बिहार जाने को मजबूर हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार को ये चीजें पहुंच रही होंगी और मुझे लगता है कि सरकार को इन चीजों पर सोचना पड़ेगा, नहीं तो हालात जो हैं वो और भी ज्यादा बदतर से बदतर होंगे। एक और बहुत ही जरूरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या लगता है 17 तारीख के बाद जो है लॉकडाउन खुल जाएगा या अभी स्थिति और भी भयावह हो सकती है? देखिए, जो केस रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि केस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और 17 तारीख के बाद हालांकि सरकार ने कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं कि वो लॉकडाउन में कुछ और ढील देगी। मुझे लगता है कि पूरी तरह से लॉकडाउन खोल देना एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होगा और सरकार ऐसा शायद करने वाली भी नहीं है। हालांकि अभी ये चीजें भविष्य के गर्त में छिपी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा शायद कि पूरी तरह से लॉकडाउन खोल दिया जाए अभी। और ऐसा हो सकता है कि रेड जोन को छोड़ के ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ और फैसिलिटीज बढ़ा दी जाएं, कुछ और छूट दे दिया जाए, कुछ जैसे दुकानें या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह छोटे उनको खोल दिया जाए। लेकिन अगर आप बात करें, जैसे मुझे लगता है कि स्कूल, शिक्षण संस्थाएं और बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, आप समझिए कि जैसे धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर मस्जिद, ये सब मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्द खुलने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर भयंकर गैदरिंग होगी। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अगर आप मंदिर मस्जिद बंद रखते हैं तो फिर शराब और मैकदे कैसे खोल सकते हैं? जी, एक सवाल ये भी है कि काफी जो है सरकार की तरफ से जोर शोर से आवाज उठाई गई कि स्कूलों की फीस ना ले जितने भी विद्यालय प्रबंधन है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि स्कूलों के जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है स्कूली फीस के लिए। देखिए, सरकार की तरफ से इसमें गाइडलाइन जारी की गई हैं, लेकिन कई तरीके से, जैसे आपने बताया, कई जगह से शिकायतें भी आ रही हैं और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, कई सारी सरकारों की मैंने इस पे लेटर भी जारी किए हैं, लेकिन शिकायतें फिर भी मानने वाले लोग हैं नहीं। इसके लिए तो सरकार को प्रॉपर एक गाइडलाइन बनानी होगी और अवेयर करना होगा लोगों को और स्कूल्स के लिए एक कठोर एक दिशा निर्देश जारी करने होंगे कि ऐसा नहीं है। कई सारी शिकायतें अब समझिए देहरादून से भी हैं और सहारनपुर से हमें एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी यही कहा गया है कि वहाँ के स्कूल तो बाकायदा मैसेज भेजकर अभिभावक को कह रहे हैं कि आप इन महीनों की फीस जमा करिए, हमें तनख्वाहें देनी है। भाई, आपको तनख्वाहें देनी है तो आप लोगों से लेके थोड़ा ही तनख्वाहें दोगे। आप नॉन प्रॉफिट स्कूल थोड़ा ही चला रहे हैं, आप तो बहुत दिनों से स्कूलों से कमा रहे हैं, तो क्या आप 1-2 महीने तक ऐसे सैलरीज नहीं दे सकते? तो ये सब सवाल हैं, इनका जवाब सरकार को देना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से आम आदमी को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि आम आदमी भी आप समझिए कि 1.5 महीने से ज्यादा हो गया अपने घरों में बैठा हुआ है। मजदूर आप देख ही रहे हैं, किसी के पास मजदूरी नहीं है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं। तो वो सब फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उन पर सरकार को सामने आना होगा और सिर्फ मजदूरी नहीं, किसान के लिए भी सोचना होगा और सबसे बड़ी चीज उद्योग धंधों पर सोचना होगा, क्योंकि वही देश की रीढ़ है, उस पर पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से डिपेंड करती है। क्योंकि उद्योगों के लिए कोई अभी तक बहुत बड़ी राहत के पैकेजेस नहीं आए हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जो उद्योग धंधे हैं उन पर ध्यान दे, उनके लिए पैकेजेस की घोषणा करें और उनके लिए कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन बना जा सके, जिससे कि वो लोग फिर दोबारा से खड़े हो सकें और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। अभी गृह मंत्रालय से एक गाइडलाइन जारी हुई है कि जो डॉक्टर्स हैं या जितने भी स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान। किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो तो एक तरह से डॉक्टर्स हो गया, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ये सब मीडिया हो गई, ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं। इनको बिल्कुल कुछ जगह से शिकायतें आ रही थी तो उस पर होम मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम छोटी छोटी गाइडलाइंस जारी करती रहती है। कहीं कहीं लोकल में दिक्कतें थी डॉक्टर्स के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर्स को शिकायतें नहीं होना चाहिए, डॉक्टर्स की बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आम जनता जो है उसकी शिकायतों का भी तो किसी को निराकरण करना होगा। आप डॉक्टर्स के लिए आगे आ जाते हैं, आप मजदूरों के लिए भी आपको आगे आना होगा, उनकी शिकायतें भी आपको सुननी होंगी। देश का एक बहुत बड़ा तबका इधर से उधर जाना चाहता है, अपने घरों में पहुंचना चाहता है। आज भी हमारे पास एक
विश्वस्त सूत्रों से एक जानकारी आई है कि कुछ मजदूर अभी भी ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमको घर नहीं भेजा गया तो हम लोग सुसाइड तक कर लेंगे। तो ये नौबतें अगर आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार को सब लोगों का ही ख्याल रखना होगा, पूरे 135 करोड़ लोगों का ध्यान रखना होगा। सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों को लेके हम नहीं चल सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स को तो सलाम बनता है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनके लिए तो पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। इस पूरे 45-50 दिन के लॉकडाउन में त्रिवेंद्र सरकार के कार्य को किस प्रकार से देखते हैं आप, क्योंकि विपक्ष का लगातार आरोप है कि मुख्यमंत्री साहब अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार की अगर हम बात करें, जैसे और सरकारें बहुत सारा एक्टिव हैं, उस तरह से सरकार नजर नहीं आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, सरकार ने भी अपने स्तर पर काम किया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं किया गया है। अभी भी सरकार को बहुत सारी काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी हैं। मैंने बताया कि वो रिपोर्ट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की थी, जो आप समझिए कि मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर की घटना है कि लोग बिहार साइकिल पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर राजधानी में ये हालात हैं तो प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हालात होंगे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे, आप समझिए कि ग्रीन जोन का जो जिला है उधम सिंह नगर, वहां से केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है। रही बात सरकार की, सरकार उतना और सरकार को और ज्यादा करना होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार कुछ काम तो जरूर कर रही है, लेकिन उसके बाद भी और ज्यादा करना होगा, क्योंकि बड़ी महामारी है, बड़ी लड़ाई है, तो बड़ी तैयारी करनी होगी। एक और मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से तबलीगी जमात सामने आई थी, उसी प्रकार से तलब लगी जमात निकल करके सामने आई है। शराब की दुकानों के आगे भयावह भीड़ इकट्ठी हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तो क्या कितनी जरूरी थी शराब, किस प्रकार